हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस में। और सिलेबस आप लोग मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे। जो भी सिलेबस नहीं लिखे हैं तो इसी में डिस्क्रिप्शन में जाकर के 9th क्लास का नवंबर का सिलेबस लिखिए, क्योंकि बाकी सबका सिलेबस हम महीने मंथली बाई मंथली सारा करा दिए। तो ये नवंबर लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद आप लोग का रिवीजन क्लास चलेगा। तो लिख लीजिए, और जिनका छूट गया है तो क्लास में भी लिखवा देंगे, लेकिन फिर भी आपके पास घर में है तो आप एक बार अपने से लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आपको आसानी से आएगा। और जो सिलेबस नहीं भी लिखे हैं तो उनको क्वेश्चन आंसर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो आपको जब तक लिखेंगे नहीं तो याद कैसे होगा। तो इसको आप लिख लीजिए। नवंबर का सिलेबस भी लिखवा दिए और हम शुरू भी कर रहे हैं। तो इतिहास में हम लोग को नाजीवाद पढ़ना है और उसमें हिटलर की विदेश नीति को पढ़ना है, और ऐसे ही ज्योग्राफी में और अलग अलग में जो जो भी पढ़ना है तो फर्स्ट क्लास का सारा हम आपको लिखवा रहे हैं। तो नोट करिए आप लोग और ध्यान से सुनिए, एक दो बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए, नाजीवाद जो है ये हिटलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिटलर का जन्म तो ऑस्ट्रिया का वरोना शहर में हुआ था, लेकिन बाद में वो नाजी पार्टी बनाया और हिटलर इतना फेमस हो गया कि आज भी लोग हिटलर के नाम से जानते हैं। घर में भी हम लोग बोलते हैं बहुत हिटलर हो गया। तो उसका कुछ विदेश नीति था, उसके बारे में बात करते हैं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो पहला विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्षा की संधि अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, और हार जाने के कारण इसी को जिम्मेवार ठहरा दिया था युद्ध का। और बहुत सारा इसका वर्षा का संधि इसको बहुत सारा शर्त लाद दिया गया था, बहुत सारा हर्जाना ग्रुप में से पैसे मांगे गए थे और काफ़ी परेशान भी किया गया था। तो जितना भी सैनिक और आर्थिक रूप से इसको जितना भी था जर्मनी को पंगु बना दिया गया था। मतलब इसको सैनिक रखने से रोक लगा दिया गया था, है ना। इसका जितना औद्योगिक अच्छा हो रहा रूर प्रदेश से सब था, सब मित्र राष्ट्र आपस में बांट लिए थे। तो पूरा जर्मनी में वायमर गणतंत्र एवं मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बदले की भावना प्रज्वलित हो रही थी। अब पूरा जर्मनी जब इससे परेशान हो गया था, इसको पंगु बना लिया था, इसको अपमानित किया गया था वर्साय का संधि में, तो जितने भी वायमर गणतंत्र में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो भी लोग थे उस समय बदले की भावना प्रज्वलित हो रही थी वर्साय के संधि के बाद। अतः हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया और सब बदला के आग में जल रहा था वायमर गणराज्य, और हिटलर का पूरा फायदा उठाया एवं बड़ी सावधानी से विदेश नीति का अवलंबन किया। और बड़ी सावधानी से उन्होंने विदेश नीति का अवलंबन किया। उसने विदेश नीति के मूल सिद्धांत, उसके मतलब हिटलर के विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या था, तो जो वर्साय का संधि थोपा गया था जर्मनी पे, पराजित जर्मनी पे, उसको चाहता था हिटलर इसको भंग कर देना। उन लोग का कोई भी शर्त नहीं मानना है, वो जितना हर्जाना मांगा है उतना देना नहीं है, और हमारा जितना शहर को, जितना प्रदेश को, अच्छे वाला औद्योगिक क्षेत्र को लोग ले लिया, सबको वापस लेना है। दूसरा था सारी जर्मनी जाति को एक सूत्र में संगठित करना था, और जर्मनी में जितने भी लोग थे तो उस सबको चाहता था हिटलर की सबको पहले एकत्रित किया जाए, सबको संगठित किया जाए। और तीसरा इसका मकसद था कि जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना, और ये चाहता था कि जर्मनी के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं और दूसरे भी देश का जो अच्छा वाला प्रदेश है जो भी है, सब जगह पे जर्मनी का साम्राज्य हो जाए, दूसरे को अपने में मिला लिया जाए, ऐसा ये चाह रहा था। और साम्यवाद का प्रसार को रोकना था, और जो दूसरे लोग का प्रसार था उसको इसको रोकना था। तो ये चार इसका हो गया था विदेश नीति। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग आएंगे। तो ज्योग्राफी में पहला पॉइंट में आपको पढ़ना था जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या का आकार और वितरण ये भी पढ़ना है आपको। तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप नोट कर लेंगे तो बाद में आपको काम आएगा। देखिए, 1 मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। मतलब 102.8 करोड़ लाख थी, मतलब 102 करोड़ 80 लाख के आसपास थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% था। कब? 2001 का बात हो रहा है, आज से लगभग 23 साल पहले। करीब 103 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%। मतलब देखिए, हमारा जो भारत का विस्तार है ना, तो जो जितना हम लोग को लैंड धरती मिला है, तो पूरा विश्व में अगर 100% धरती होता है तो हम लोग पास आदमी है 16.7%, लगभग 17% आदमी है। और ज़मीन होना चाहिए 17%, तो ज़मीन 17, हम लोग पास लैंड जो है, ज़मीन जो है भूभाग स्थलीय, वो 2.48% है। मतलब इतना छोटा सा जगह में इतना ज़्यादा जनसंख्या है, ये आप कह नहीं सकते। आज के टाइम में भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो गया। हम लोग के कोरोना के कारण और किसी रीजन से अभी तक सर्वे हुआ नहीं है, सर्वे होगा तो देखिएगा, पूरा विश्व में हम लोग सबसे नंबर 1 है जनसंख्या में। और विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुआ और अलग अलग रूप से वितरित हुआ गया है। तो जनगणना के बारे में जानते हैं कि जनगणना जो है ना, एक निश्चित समय अंतराल की अवधि आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले, मतलब भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुआ था ना, 1872 ईस्वी में जनगणना हुआ था। लेकिन
सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी, लेकिन 1872 में पहला जनगणना जरूर हुआ था, लेकिन वो संपूर्ण रूप से नहीं हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी तो 1881 में हुई थी, और इसी के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती थी। तो जो 2011 में होना था, जो जनगणना 2011 का हुआ है, 2021 का जनगणना नहीं हुआ है। 21 में कोरोना का टाइम रहने के कारण नहीं हो पाया, तो वो वाला जनगणना देखिए कब होता है। तो भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी समसामयिक तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। आप अपने पुस्तकालय में जनगणना रिपोर्ट देख सकते हैं। अब घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। तो देखिए, घनत्व के आधार पर जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाले जनसंख्या है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा स्तरीय मापक का रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। मतलब 1 किलोमीटर का एक डब्बा बना दीजिए और 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर चारों तरफ से, और इतना में कितना लोग रहता है। इस दृष्टि से भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार, मतलब 2001 के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत का 2001 में 325, अभी 382 हो गया। तो 2001 के हिसाब से 325, 1 किलोमीटर में 325 लोग रहते हैं। लेकिन इसमें भारी विषमता है। मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है, लेकिन क्या हो गया कि तो आप टोटल देख लिए ना कि 325 है पूरा, जितना भारत का 2.4% तो टोटल ना है। लेकिन जिधर पर्वत पहाड़ वो सब भी इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन पर्वत पहाड़ पे तो लोग उतना है नहीं, तो उस वाला एरिया को नापते हैं तो 325 सब जगह मिला के दिखा रहा है। अगर जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर समतल जगह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनत्व है। तटीय राज्यों में भी काफ़ी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में आदिवासी आर्थिक संरचना सुविधा की कमी के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं। जनरली होता है कि पूरा भूमि 2.4% है, तो जिधर पर्वत पहाड़ उधर है, उधर आदिवासी लोग रहते हैं, उधर का जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। लेकिन जो मैदानी इलाका है, जहाँ पर एकदम समतल भूमि है, उधर का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। पठारी राज्यों में समान घनत्व की स्थिति है, लेकिन जो पठार वाला है उसमें समान है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है। भारत राज्य में कहाँ पर दिखाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल का। औसत प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति, कितना है? 904। इसके बाद बिहार का है 881। अब तो हमको लग रहा है बिहार आगे हो गया है, लेकिन ये पहले का हमको लग रहा है डाटा है, अभी बिहार हमको आगे नज़र आ रहा है। केरल 819 1 किलोमीटर में और स्थान आता है। और सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। तो सबसे घनत्व कम अरुणाचल प्रदेश में, अर्थात पर्वतीय राज्य का है, जहाँ औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब उधर पर्वत है, उधर खाली पहाड़ है, उधर औसत पूरा किलोमीटर सभी का निकालना पड़ेगा ना, जितना एरिया सबका निकालेंगे ना, सबका निकालेंगे तो 13 ही किलोमीटर मिलेगा एक आदमी। लेकिन टोटल पूरा भारत का देखते हैं तो 382 है आज के टाइम में। अब जनसंख्या की वृद्धि के बारे में समझिए। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या, जैसे 1991 की जनसंख्या के बाद जनसंख्या 2001 से घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। मतलब जितना भी पहले का जनसंख्या था 1991 में, अगर 2001 से घटाएंगे तो जो जनसंख्या ज़्यादा हुआ उसको निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू है प्रति वर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष वृद्धि की दर का अर्थ है कि 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ था, उस समय 3.610 लाख से बढ़कर 2001 में सीधा देख लीजिए कितना, वहाँ 4 डिजिट में था और यहाँ पर 5 डिजिट हो गया, सीधे कहीं दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,280 लाख हो गई। जो उस समय सोच लीजिए कि कितना कम था और कितना ज़्यादा बढ़ गया ये 50 साल में। सिर्फ 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। मतलब जब से हम लोग का देश आज़ाद हुआ तब से जनसंख्या हर साल बढ़ते ही जा रहा है। सिर्फ एक बार जब हम लोग का देश गुलाम था ना, तो 1921 में जनसंख्या घटा था। मतलब जब घटा था मतलब जैसे कि हर साल 100 आदमी बढ़ रहा था तो उस साल 100 नहीं बढ़ के कम लोग बढ़ा हुआ है ना। घटा मतलब क्या, वही कम हो गया। लेकिन उसके बाद हमेशा औसतन वृद्धि
होते ही जा रहा है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बन गया कि कब जनसंख्या ऋणात्मक रहा, तो सिर्फ एक बार 1921 में, उसके पहले कभी नहीं, उसके बाद कभी नहीं। उसके बाद है जनसंख्या की विशेषता। तो विशेषता को समझिए। आयु संरचना के दृष्टि से भारतीय जनसंख्या के 3 वर्गों में विभाजित किया गया। आयु के हिसाब से जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कि जनसंख्या को कैसे मापेंगे कि कितना जनसंख्या टोटल है। तो देखिए, जो किशोर वर्ग आता है ना, वो 15 वर्ष से कम आयु वाला जितना भी लोग हैं भारत में जो जन्म लिया, सबका आजकल आधार कार्ड तो बन ही गया है, और जिनका नहीं बना तो उनका मम्मी पापा के नाम में उसका ऐड हो जाता है। तो जो भी जन्म ले हैं सबको 15 साल से नीचे वाला जितना भी कम लोग हैं वो सब किशोर वर्ग में आते हैं। जो 15 साल से ऊपर हैं और 19 साल तक में हैं उनको प्रौढ़ वर्ग में कहते हैं। और जो भी 19 साल से ऊपर हो गए और 60 वर्ष तक है उनको वृद्ध कहते हैं। 19 से ऊपर लोग वृद्ध नहीं कहते, 60 से ऊपर लोग वृद्ध कहते हैं। मेरा से बोलने में थोड़ा गलती हो गया है। तो 60 वर्ष से जो ऊपर रहेंगे वो कहलाएंगे वृद्ध में, और 60 से जो नीचे हैं वो वृद्ध नहीं होते हैं, लेकिन वृद्ध का श्रेणी में आ सकते हैं। पौड़ के बाद वाले श्रेणी वृद्ध में नहीं, लेकिन कहलाएंगे। पौड़ वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी अथवा कार्यरत अनुवर्ग कहा जाता है। प्रथम और अंतिम वर्ग के मतलब वर्ग को आधारित जनसंख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा गया है। भारत में किशोर वर्ग के अंतर्गत 36.5% जगह, मतलब देखिए किशोर मतलब 19 से कम वर्ष वाला लोग, तो टोटल 100 जनसंख्या 100% मानते हैं, तो 36-36.5% जो किशोर है। उसके बाद पौड़ वर्ग के अंतर्गत 56, मतलब ज़्यादा अपना भारत युवा लोग है, जो 19 साल से 15 साल से ज़्यादा है और 60 साल से कम है। तो अभी एक्टिव जनसंख्या भारत का 56% है। तथा वृद्ध में 6.8, मतलब ज़्यादातर वृद्ध लोग नहीं हैं, और यहाँ वृद्ध लोग ज़्यादा बचते भी नहीं, इसलिए जनसंख्या कम होता है। 70 पार होते तो सब पार भी हो जाते हैं। तो जनसंख्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तेज़ी से हो रहा है, मतलब जनसंख्या में क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तेज़ी से सुधार हो रहा है। इसके कारण वृद्ध वर्ग की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। पहले तो इतना भी नहीं था, शायद इससे भी कम था। तो संभावना है कि इसके विपरीत जनसंख्या नियंत्रण के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्रबंधन के अनुकूल उपायों के कारण किशोर वर्ग में कमी आने की पूरी संभावना है। कार्मिक या क्रियाशील वर्ग में जनसंख्या अनुपात में संभावित वृद्धि से रोजगार के नए आयाम को तलाशना होगा, अन्यथा बेरोजगारी की समस्या विस्फोटक रूप में ले सकती है। तो इस वीडियो में जितना आपको लोग को बताए हैं, आप आराम से वीडियो को रोक करके लिख कर लीजिए, क्या कि बाद में आपको एग्जाम में ये सब लिखवाने का टाइम है नहीं, मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन हो रहे हैं। तो आप लोग जितना मेरे से ऑनलाइन में हो रहा है उतना सारा आप करके रखिए और सब लिख के रखिए, और डेली डेट के हिसाब से आप लोग शाम में होमवर्क भेजेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।